मुकुलगढ़ के छोटे से गांव में हीरालाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन ही उसके जीने का एकमात्र सहारा था, लेकिन उस जमीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। हीरालाल की बड़ी बेटी मधु उसके साथ खेत में हाथ बटाया करती थी। बस थोड़ा और जोर लगाओ हीरा मोती, जमीन सख्त है पर हम हार नहीं मानेंगे। रहने दीजिए पिताजी, इन सूखी दरारों को तकलीफ मत दीजिए। जब आसमान ने ही मुंह मोड़ लिया हो तो ये जमीन क्या ही देगी। आप छांव में जाकर बैठिए। बेटी, मिट्टी थोड़ी सूखी है, बस एक बार बारिश हो जाए ये बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। पिताजी, आप बस मुझ पर और अन्वी पर भरोसा रखिए, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। मधु बेटी, तुझे पता है ना, दयाराम सेठ रोज चक्कर काट रहा है। वो मोटरसाइकिल की आवाज मुझे रात को सोने नहीं देती। आने दीजिए दयाराम सेठ को, पिताजी मैं बात कर लूंगी। क्या बात करेगी तू? तू अभी बच्ची है, उसे बात करना नहीं आता, उसे सिर्फ दूसरों का छीनना आता है बस। जैसा उसका नाम है वैसा वो बिल्कुल नहीं है। तभी एक भारी मोटरसाइकिल की आवाज आती है और धूल उड़ाते हुए रुकती है। हीरालाल भाई, क्या हालचाल? अरे मधु बेटी, तू अभी तक इस धूल में माथा पच्ची कर रही है? इस मिट्टी में अब कुछ बचा ही कहाँ है। प्रणाम दयासागर जी, कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही आया था। तुम्हारे 2 लाख के कर्ज पर 88,000 तो सिर्फ ब्याज ही बन चुका है। फसल कटने का बहाना तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सूखी घास भी मुश्किल से दिखती है। थोड़ा वक्त दीजिए मालिक, हम आपका सारा पैसा जरूर चुका देंगे। हीरालाल भाई, ये कागज देख रहे हो? वक्त रहते मान जाओ और अंगूठा लगा दो तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, वरना बाजार तो वैसे ही बदनाम है। चलता हूँ, राम राम। दयाराम के जाते ही अचानक हीरालाल अपने सीने पर हाथ धरता है और जमीन पर ढाढ़ाम से गिर जाता है। पिताजी, अन्वी जल्दी आ! पिताजी, क्या हुआ? आंखें खोलिए। दीदी, पिताजी को अस्पताल लेके चलो जल्दी। गांव के अस्पताल में हीरालाल को भर्ती किया गया और हीरालाल की हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने मधु और अन्वी को बुलाया। देखो बेटियों, मैं साफ बात करूंगा। हीरालाल जी का शरीर और दिल अब जवाब दे चुका है। अगर इन्होंने दोबारा खेत में मेहनत की या कोई टेंशन लिया तो जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, खेती के बिना हमारा घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता मधु बेटा, लेकिन एक बात पक्की है, अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों बहनों के कंधों पर है। अरे मधु, रुक जरा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? दयाराम जी, दवा लेने जा रही हूँ पिताजी के लिए। दयाराम जेब से कुछ सिक्के निकालकर मधु के पैरों के पास जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, दवा? बीमार तो तेरी जमीन और किस्मत लग रही है। ये ले, ये रख ले। तेरी जमीन से आजकल अनाज तो निकल नहीं रहा, तो मुझे लगा शायद इन सिक्कों से तेरा घर चल जाए। दयासागर जी, बाजार में ये सब करने की क्या जरूरत थी? सब देख रहे हैं। तो देखने दे, जिसकी इज्जत ना हो वो बेइज्जत क्या होगा। और सुन, आज से 2 महीने बाद उस जमीन पर तेरा नहीं मेरा हक होगा और दया सागर का नाम होगा। जा, दवा ले जा अपने बाप के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि जमीन के साथ साथ तेरे बाप का जीवन न बुझ जाए। बाजार की बेइज्जती से मधु टूट चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसे अंदर के कमरे से उसके माता पिता की बातें सुनाई दी। सुलेखा, मैं सोच रहा हूँ जमीन दयासागर को दे देते हैं। ये क्या कह रहे हैं जी? वो जमीन आपकी पूर्वजों की निशानी है और आपकी जान है। मेरी जान तो मेरी बेटियां हैं। बाजार में लोग मधु को ताने मारते हैं, लज्जित करते हैं। मैं हार गया हूं सुलेखा। मधु दरवाजे के पास खड़ी रो रही होती है। तभी सुलेखा बाहर आती है। मधु, क्या हुआ बेटी? इधर आ। सुलेखा हाथ में एक छोटा सा मखमल का कपड़ा लिए रहती है और मधु को दे देती है। ये मेरी आखिरी जेवर हैं।
इसे बेचकर 25-30 हजार तो मिल ही जाएंगे। जा बेटी, शहर जा, कोई काम ढूंढ, हमारे लिए नहीं तो अपनी इज्जत के लिए। माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं ये जमीन दयाराम के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगी। सुबह होता है। मधु बस पकड़कर शहर के लिए रवाना हो जाती है। शहर तो आ गई, अब काम क्या करूंगी? मधु शहर में इधर उधर भटकती है। तभी मधु एक होटल देखती है और होटल के अंदर जाती है। होटल का मैनेजर से बात करती है। साहब, कोई काम मिल जाएगा? हाँ, काम मिल जाएगा। पहले अपना हाथ तो दिखाओ कि काम करने लायक हो कि नहीं। मधु अपना हाथ दिखाती है। तू तो किसान की बेटी है, तुझको बर्तन धोने का और खाना सर्व करने का काम मिल जाएगा। काम करना है तो बोलो। जी साहब, कर लूंगी, आपका धन्यवाद। मधु होटल के किचन में बर्तन धोने और खाना सर्व करने का काम करने लगी। 2.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने 50,000 रुपये जमा किए। मधु गांव जाने के लिए एक रात को वह बस स्टैंड पर गई। बस लेट होने के कारण से मधु वहीं पर लेट गई और सोच रही थी, और सोचते सोचते मधु सो गई। सुबह उठी तो उसने देखा शहर की बेरहम रात में बस स्टैंड पर किसी ने मधु का बैग चुरा लिया। भैया, किसी ने मेरा पर्स देखा, उसमें मेरे पिताजी के दवाई के पैसे थे, मेरी 3 महीने की कमाई थी। नहीं नहीं बहन जी, हमने नहीं देखा। मायूस होकर वो खाली हाथ गांव के लिए बस पकड़ी। माँ, मैं हार गई। मेरी 2 महीने की मेहनत, पिताजी की दवा के पैसे, सब कुछ चोरी हो गया। तू जिंदा लौट आई बेटी, मेरे लिए वही बहुत है। और तभी दयाराम आता है। वह इस बार अकेला नहीं आया था, अपने साथ में 2 गुंडों को भी लाया था। हीरालाल भाई, जो समय दिया था वो समय तो खत्म हो गया, लेकिन चलो मैं तुम्हें 2 महीने का समय और देता हूँ। तब तक तुम इसी जमीन पर मेरी मजदूरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी, कब तक इस अंधेरे में हम सब बैठे रहेंगे? रोने से दयाराम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं अनवी, किस्मत ही खराब है। शहर गई तो लुट गई, यहाँ आई तो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गई। दीदी, तूने शहर के होटल में काम किया है ना? तुझे क्या लगता है हमारी जमीन सिर्फ खेती के लिए है? हमारी जमीन हाईवे के बिल्कुल पास है। यहाँ से रोज सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। क्यों ना हम उस जमीन पर एक ढाबा खोल लें? तभी एक बूढ़ा मुसाफिर वहां आता है। बेटियों, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मधु ने उसे घर में बची आखिरी बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खिलाई। बेटी, तेरे हाथों में जादू है। शहर के लोग इस असली स्वाद के लिए तरसते हैं। ये जो तुम्हारी बंजर जमीन सड़क किनारे है ना, यहाँ एक छोटा सा भोजनालय खोल ले, लोगों को देसी खाना खिला। दोनों बहनों ने गांव वालों के ताने सहे, लेकिन हार नहीं मानी। खेत के किनारे उन्होंने एक ढाबा खोला। मधु अनवी शुद्ध देसी भोजनालय। कुछ ही हफ्तों में उनके हाथ का खाना मशहूर हो गया। मधु के ढाबे पर जो भी भोजन करता वह तारीफ किए बिना नहीं जाता था। एक दिन एक चमचमाती कार वहां रुकी। मधु जी, मैं शहर की एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर हूं। आपके खाने का स्वाद लाजवाब है। अगले महीने शहर में हमारा एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए 5,000 लोगों का खाना बनाएं। मैं आपको 5 लाख रुपए का प्री कॉन्ट्रैक्ट देता हूं। 50,000 अभी एडवांस रख लीजिए। ये तो बहुत बड़ी रकम है साहब। जी साहब, बिल्कुल। ये तो मेरा सौभाग्य होगा साहब कि मैं आपके होटल में भोजन पहुंचाऊं। आपका काम हो जाएगा। लेकिन दयाराम ने रंजीत के साथ मिलकर साजिश रची थी। पार्टी से ठीक एक दिन पहले रात को रंजीत के गुंडों ने मधु के ढाबे में चुपके से घुस जाते हैं और सारा खाने में नमक डालकर सब खाना बर्बाद कर देते हैं। अगली सुबह रंजीत का फोन आया। मधु, मुझे पता चला है तुम्हारा सारा खाना खराब हो गया है। अगर तुम शाम तक खाना नहीं दे पाई तो तुम्हें 2 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।
या फिर अपना ये ढाबा और जमीन मेरे नाम करनी होगी। मधु के हाथ से फोन गिर गया। पिताजी, मैं लुट गई। दया सागर जीत गया। दीदी, अभी वक्त है। गुंडों ने नमक डालकर खाना बर्बाद किया है, लेकिन हम खाने में से नमक निकाल सकते हैं। वो कैसे छोटी? अगर हम खाने के अंदर नारियल का पानी डाल दे तो खाने में नमक सही हो जाएगा। 2-3 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद वह अपनी बैलगाड़ी पर खाना रखकर शहर की ओर चल देती है। कुछ समय के बाद वह शहर के सबसे बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है। अरे ये कोई धर्मशाला नहीं है, हटो यहाँ से। तभी एक काली चमचमाती कार आती है। मधु अपनी जान की परवाह किए बिना कार के सामने खड़ी हो जाती है। साहब जी, रुको रुको। क्या बदतमीजी है ये। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं मधु अनवी देसी भोजनालय की मालकिन हूँ। आपके मैनेजर रंजीत ने मेरी ज़मीन हड़पने के लिए मेरा ढाबा तोड़ा है। मेरी सिर्फ एक शर्त है, एक बार ये खाना चख लीजिए। अगर इसमें गांव की मिट्टी का असली स्वाद ना मिले तो मुझे जेल भेज दीजिएगा। चेयरमैन ने मधु की आंखों में वो जुनून देखा। उन्होंने वहीं खड़े खड़े उस मिट्टी की हांडी से खाना निकालकर चखा। रंजीत ने मुझे बताया था कि तुम्हारी सारे खाना बर्बाद हो गई है, लेकिन ये स्वाद तो बेमिसाल है। उसने मेरे सारे खाने में नमक डाल दिया था। ये खाना मैंने और मेरी बहन ने 2-3 घंटे तक कड़ी मेहनत किया है और खाने में से नमक निकाला है, तब इस खाने में परफेक्ट स्वाद आया है। उसी शाम 4:30 जब दयाराम की जेसीबी मधु के होटल को तोड़ने ही वाली थी, तब चेयरमैन की काली कार वहां आकर रुकी। इंस्पेक्टर, रंजीत और इन गुंडों को गिरफ्तार करो। मधु, ये 5 लाख रुपए का चेक रखो। आज से ये ढाबा हमारी कंपनी का हाफ पार्टनर है। मधु दयाराम की तरफ बढ़ती है और 2 लाख रुपए उसके मुंह पर मार देती है। ये रहा तेरा कर्ज दया सागर, अब दोबारा मेरी चौखट पर मत आना। रामदीन और कोमल की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। बंजर जमीन अब सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो एक नए सफर, एक बड़े होटल और 2 बहनों की शानदार जीत की नींव बन चुकी थी। देखो, जिस जमीन को लोगों ने बंजर कहा था, उसी जमीन पर मधु ने ढाबा खोली। वह अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दयाराम का सारा कर्जा चुकता किया और उसी ढाबे से मधु ने एक बड़ा आलीशान घर भी लिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।